योर सिलेबस में। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, कैसे हो भाई? त्यौहार नज़दीक आ रहे हैं और हम लोग स्टडी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कुछ दिन आप लोगों को स्टडी करना होगा, लेकिन इसके बाद में आपका, अरे भाई बहुत बड़ा डिग्री लेने वाले हैं आप। हाँ, तो चलिए, मीडियन के बारे में हमने कल पढ़ा था और आज हम आखिरी स्टेज पर आ चुके हैं मीडियन के बारे में नॉलेज लेने में। तो देखते हैं मीडियन के बारे में क्या हमको सोचना है। तो देखो, पहले तो मैंने सेंटेंस लिखा है, मीडियन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर एन डैश डैश क्लासिफिकेशन। आपको पता होगा तो बता दो। फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन लिखो। चलो, मीडियन इज मोस्ट, हाँ आज स्टार्टिंग में थोड़ा लिखना है क्योंकि कल का पॉइंट खत्म नहीं हुआ था। वो कल 36 तक आपका आंसर आया था कल, देखो। हाँ, तो लिखो मीडियन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर, स्टार्टिंग में ही इतना लिखना है। मीडियन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर एन ओपन एंड क्लासिफिकेशन। ओपन एंड क्लासिफिकेशन में क्या लिखा है? मीडियन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर एन ओपन एंड क्लासिफिकेशन। आगे, चलो भैया आगे। हाँ, इट डिपेंड्स, यानी कि मीडियन डिपेंड्स ऑन ओनली, पहला सेंटेंस हो गया। सेकंड सेंटेंस में हम, मीडियन डिपेंड्स ऑन ओनली मिडल 50% ऑब्जर्वेशंस। मीडियन डिपेंड्स ऑन ओनली मिडल 50% ऑब्जर्वेशंस। हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस कहा तो भी चलेगा। मिडल 50% पर, यानी कि इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। मीडियन के लिए भाई बीच वाले 50 लोग आ गए, स्टार्टिंग के नहीं, एंड के नहीं, तो भी चलता है। मीडियन इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, दैट इज द प्रेजेंसी ऑफ extreme observation, that is the presence of extreme observations does not affect on median। फिर से सेकंड स्टेटमेंट, median depends on middle 50% observation। लिखा, median depends on middle 50% observations। आगे, it is not based on all observations, that is the presence of extreme observation does not affect on median, does not affect on median। थर्ड स्टेटमेंट में है हम, चला दूं, मीडियन इज नॉट मच
affected by sampling fluctuation, by sampling fluctuations. Median is not much affected by sampling fluctuations. ये सारी चीजें आपको क्वेश्चंस आंसर्स के समय काम आ जाएगी। चलो लिख कर हो गया, स्टार्ट में ही लिखा दिया भाई। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट, मीडियन हो चुका अपना, ये कल ही हो जाना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। पार्टीशन वैल्यू, हाँ मैंने क्या लिखा है, पार्टीशन वैल्यू। अरे भाई जिसकी वजह से पार्ट होते हैं, कल मुझे यहाँ पार्टीशन लगाना है, यानी इधर बैठेंगे बॉयज, इधर बैठेंगे गर्ल, तो क्लासरूम के हो जाएंगे 2 पार्ट। तो ये जो मैंने लगाया वो पार्टीशन है। कभी मुझे 4 पार्ट करना है, ऐसे इधर उधर उधर और उधर 4 पार्ट। कभी मुझे 10 पार्ट करना होते हैं। हम हमारे रोज के लाइफ में हमेशा बहुत सारी चीज़ों के ऐसे पार्ट 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 करते हैं। तो जिसकी वजह से पार्ट होते हैं उसे हम पार्टीशन वैल्यू कहेंगे। फिर पार्ट करने वाले स्टैटिस्टिक्स में हमको क्या क्या स्टडी करना है, तो पहले तो भाई मीडियन, मीडियन की वजह से 2 पार्ट होते हैं। तो मीडियन कितने होते हैं, मीडियन ओनली 1 है। कितने हैं, ओनली 1। 1 मीडियन 2 इक्वल पार्ट्स। देखा भाई, 1 मीडियन 2 इक्वल पार्ट्स। क्या कहा गया, समझा? मीडियन 1 ही है, लेकिन इक्वल पार्ट्स कितने बनते हैं, 2। क्वार्टाइल्स कितने हैं, Q1 Q2 Q3। अरे 3 क्वार्टाइल्स है, लेकिन पार्ट बनते हैं 4, 25% का एक पार्ट बनता है। तो वहां पर 3 क्वार्टाइल्स 4 इक्वल पार्ट्स। और देखो 3 क्वार्टाइल्स 4 इक्वल पार्ट्स। एक काम करता हूं मैं, थोड़ा पॉइंटिंग अच्छी तरह से होना चाहिए। फिर से एक बार, हाँ फिर से सुनेंगे हम। चलिए, मीडियन कितने हैं, 1, लेकिन बनता क्या है, 2 इक्वल पार्ट्स। 1 मीडियन 2 इक्वल पार्ट्स। 3 क्वार्टाइल्स 4 इक्वल पार्ट्स। डिसाइल्स कितने होते हैं भाई, 9 डिसाइल्स और 10 इक्वल पार्ट्स बनते हैं। परसेंटाइल्स 99 होते हैं, 100 इक्वल पार्ट्स बनते हैं। समझ में आया? टोटल ऑब्जर्वेशंस के कितने पार्ट्स बनते हैं, किसकी वजह से, और वो कितने होते हैं, ये हमने देखा। फिर से एक बार दोहराता हूं, आप लिखते रहो। मीडियन अकेला है, 1 मीडियन 2 पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स। देखो ना भाई, सेंटर में आ गया मीडियन, तो 2 पार्ट बनते, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। 3 क्वार्टाइल्स, उनकी वजह से 4 इक्वल पार्ट्स बनते हैं। 4 इक्वल पार्ट्स है ना। 9 डिसाइल्स, दशक दशक, हाँ, तो 10 इक्वल पार्ट्स बनते हैं। टोटल ऑब्जर्वेशन जो भी है उसके 10 पार्ट बनते हैं। 99 परसेंटाइल्स, 100 इक्वल पार्ट्स, 100 इक्वल पार्ट्स बनते हैं। हो गया? चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। लिखा है भाई क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स कितने हैं, हाँ, जिनकी वजह से 4 इक्वल पार्ट्स बनते हैं, ऐसे क्वार्टाइल्स 3 है। तो मैंने सामने आपका अब लिया है क्वार्टाइल्स। चलिए सभी लोगों का कंसंट्रेशन मेरे ऊपर। क्वार्टाइल्स कितने हैं, 3। तो लिखो क्वार्टाइल्स, उसमें Q1 इक्वल टू, हाँ अब देखो क्वार्टाइल का फॉर्मूला,
वैल्यू ऑफ, देखो फर्स्ट क्वार्टाइल है तो मैं फर्स्ट, और n+1 अपॉन, हाँ, n+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, Q1 इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1 इंटू n+1 अपॉन 4। 4 क्यों लिया भाई, 4 पार्ट्स होते हैं ऑब्जर्वेशन, इसको हम कहेंगे लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल बोलेंगे Q1 को। हाँ, Q2 बोलो बोलो, Q2 वैल्यू ऑफ 2 इंटू n+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, इसको हम कहेंगे मीडियन। क्या कहेंगे इसको, मीडियन। और क्वार्टाइल नंबर 3 वैल्यू ऑफ 3 इंटू n+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, n+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। फिर से एक बार आपके लिए तैयार करूंगा। देखो, क्वार्टाइल नंबर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई, किसको भाई, हाँ देखो फिर से एक बार मैं लिख रहा हूं, n+1 अपॉन 4, सारी जगह पर देखो अपॉन 4 क्यों हो रहा है, अरे भाई 4 पार्ट है इसलिए 4 से अपॉन हो रहा है। हाँ, और Q3 को हम कहेंगे अपर क्वार्टाइल। चलिए, लिखने का समय आ चुका है, लिखने का समय आ चुका है। आप लिख रहे हो Q1 इक्वल टू वैल्यू ऑफ, चलिए जल्दी जल्दी लिखिए, क्वार्टाइल्स। Q1 इक्वल टू वैल्यू ऑफ n1 इंटू n+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, उसको कहेंगे हम लोअर क्वार्टाइल। Q2 इक्वल टू वैल्यू ऑफ 2 इंटू n+1, 2 इंटू n+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, उसको हम बोलते हैं मीडियन। और Q3 वैल्यू ऑफ 3 इंटू n+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, उसको हम बोलेंगे अपर क्वार्टाइल। हो चुका। आगे थर्ड होने के बाद अल्सो फॉर सिमेट्रिकल ऑब्जर्वेशन, अरे भैया ऑब्जर्वेशन अगर बहुत सिमेट्रिकल है तो मीडियन इक्वल टू Q2, मीडियन किसको बोलते हैं, Q2 इक्वल टू Q1 प्लस Q3 अपॉन 2। मीडियन फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन इक्वल टू Q1 प्लस Q3 अपॉन 2। लिख दीजिए, मीडियन इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 Q1 प्लस Q3 अपॉन 2।
मीडियन इक्वल टू Q1 प्लस Q3 अपॉन 2। इस तरह से सेकंड क्वार्टाइल यानी मीडियन हम मिला सकते हैं। लिखकर हो गया क्वार्टाइल्स के बारे में नॉलेज। हाँ, फिर से एक बार यहाँ के यहाँ याद हो गया भाई, क्वार्टाइल की वजह से 4 पार्ट होते हैं, इसलिए डिनोमिनेटर में 4। Q1 इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1 इंटू n प्लस 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन लोअर क्वार्टाइल। Q2 वैल्यू ऑफ 2 इंटू n प्लस 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन, इसको मीडियन बोलते हैं। Q3 इक्वल टू 3 इंटू n प्लस 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन, इसको हम क्या कहेंगे? अपर क्वार्टाइल। Also for symmetrical distribution, median means Q2, Q1 plus Q3 upon 2, Q1 plus Q3 upon 2। इसके बाद में भाई हमारा शुरू होने जा रहा है डिसाइल्स। चलिए, डिसाइल्स का नॉलेज हमको अभी लेना है। हम नॉलेज लेने जा रहे हैं डिसाइल्स। तो चलिए, डिसाइल्स यानी क्या? देर आर 9 डिसाइल्स। फ्रॉम डिसाइल्स देर आर 10 इक्वल पार्ट्स। तो अब डिनोमिनेटर में 10 आएगा। अब 9 फार्मूले नहीं लिखूंगा भाई, मैं स्टार्ट का लिखता हूं, मिडल वाला लिखता हूं और लास्ट वाला लिखता हूं। तो चलिए, D1 इक्वल टू वैल्यू ऑफ, बोलो, n प्लस 1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। यहां पर 1 लिया तो चलता है। वैल्यू ऑफ 1 इंटू 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, n प्लस 1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। बाद में D5, बोलो, D5 का क्या? वैल्यू ऑफ 5 इंटू n प्लस 1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। फिर से देखो भाई, D9 वैल्यू ऑफ 9 n प्लस 1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। अब अगर मैंने पूछा D3 क्या है, तो D1 D2 D3, 3 इंटू n प्लस 1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। अगर मैंने पूछा D8 वैल्यू ऑफ 8 इंटू n प्लस 1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। चलो, लिखने का समय शुरू हो गया है। डिसाइल्स D1 D5 D9 सारे डिसाइल्स मैंने लिखे हैं। बीच बीच में गैप रखा है, तो D1 D2 D3 D4 फिर D5 D6। हाँ, समझ गए आप। डिसाइल्स 3 तरह के मैंने लिखे हैं। चलो जल्दी जल्दी डिसाइल्स के फॉर्मूले आप लिख रहे हो। डिसाइल्स D1 इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1 इंटू n प्लस 1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। D5 वैल्यू ऑफ 5 इंटू n प्लस 1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। D9 लिखा है मैंने 9 इंटू n प्लस 1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। टोटल डिसाइल्स 9 है। ऐसे 9 लाइन लिखना चाहिए था। समय, हाँ समझ गए आप। चलिए, परसेंटाइल्स। अब हम देखने जा रहे हैं परसेंटाइल्स, यानी 99 परसेंटाइल की वजह से हमारे टोटल डिस्ट्रीब्यूशन के 100 पार्ट्स बनते हैं। तो चलिए, P1 वैल्यू ऑफ, बोलो भाई, वैल्यू ऑफ 1 इंटू n प्लस 1 अपॉन 100th ऑब्जर्वेशन हो गया। अब मिडल वाला P1 के बाद मैंने P2 P3 P4 P49, बाद में P50, मिडल वाला। तो 50 इंटू n प्लस 1 अपॉन 100th ऑब्जर्वेशन।
P99 बोलो 99 इंटू n+1 अपॉन 100th ऑब्जर्वेशन। इस तरह से सारे परसेंटाइल एक जगह मैंने जमा दिया। ये टोटल कुल मिला के कितने फार्मूले हैं भाई? 99 फार्मूले हैं। प्रतिनिधित्व में मैंने ओनली 3 लिखे हैं, बाकी के 96 आपके अपने आप याद हो गए हैं। तो चलिए लिखो। परसेंटाइल्स आपके सामने। P1 वैल्यू ऑफ 1 इंटू n+1 अपॉन 100th ऑब्जर्वेशन। P50 वैल्यू ऑफ 50 इंटू n+1 अपॉन 100th ऑब्जर्वेशन। समझो मैंने पूछ लिया P45, तो आप क्या कहोगे? अरे भाई वैल्यू ऑफ 45 इंटू ब्रैकेट में n+1 अपॉन 100th ऑब्जर्वेशन। एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं हम, चिंता मत करो। हाँ, परसेंटाइल्स हो गया, लिखा के हो गया परसेंटाइल्स। उसके बाद में भैया हम जा रहे हैं मीडियन की ओर। हाँ, यहां पर हम लोगों ने क्या देखा? जो मीडियन है वही क्वार्टाइल नंबर 2 है। मीडियन वाला ही ऑब्जर्वेशन कौन है? क्वार्टाइल नंबर 2 है। अरे भाई वही D5 है और P50 है। परसेंटाइल नंबर 50, डिसाइल नंबर 5, क्वार्टाइल नंबर 2 एंड मीडियन, दे आर सेम ऑब्जर्वेशन। देखो क्वार्टाइल नंबर 2 की वजह से भी 2 पार्ट बनते हैं, डिसाइल नंबर 5 की वजह से भी 2 पार्ट बनते हैं, P50 की वजह से भी 2 पार्ट्स बनते हैं। इस तरह से हम लोगों ने ये लिखा। चलिए एक्सरसाइज सामने लेना है आपको। एक्सरसाइज यूनिट 1, एक्सरसाइज का भैया यूनिट 1, पेज नंबर 15.24। सबको स्टडी मटेरियल लेकर ही आना है। अब मैं यहां से आपको बता दूं, स्टैटिस्टिक्स अपना जहां से शुरू हुआ उसका हर एक्सरसाइज का सेट ए ये थ्योरेटिकल होता है। थ्योरेटिकल यानी मैंने जो अभी 3 लेक्चर लिए, हाँ 2.5 लेक्चर हुआ अभी तक, 2.5 लेक्चर जो लिया मैंने अभी तक, उसमें जो पढ़ाया उसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो हमें देखने को मिलने वाला है। तो एक्सरसाइज यूनिट 1 पेज 15.24 सामने लेना है। अब इतना लिखने का समय अपने पास नहीं है, तो हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं अभी बोलो। ये एक्सरसाइज को यहां पर पढ़कर यहां के यहां टिक मार्क करेंगे भैया। आप भी अपने टेक्स्ट बुक पर, स्टडी मटेरियल पर पेंसिल से टिक मार्क कर लो और एग्जाम के फर्स्ट नाइट को ये 6 टॉपिक का टोटल थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, तो चलिए अभी अभी हमने पढ़ा है उसके ऊपर ही एक्सरसाइज है। सेट ए, पहला क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 15.24 पर है। तो मैं स्टार्ट करूं। जो भी आंसर रहेगा उसको आपको क्या करना है भाई? ब्लैक पेंसिल से, हाँ जो भी आंसर है उसको टिक मार्क करेंगे ब्लैक पेंसिल से हम, है ना। हाँ तो चलिए, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेजर्स द, बोलो कौन सा आंसर? द स्कैटरनेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, बोथ ए एंड बी
और नन ऑफ दिस, तो मेरा आंसर रहेगा भैया बी। जो भी आंसर आपको देना है एग्जाम में इस तरह से करना है, ये सही जवाब है। समझ में आया? ऑप्शन बी सही जवाब। नहीं तो अंडरलाइन करो, बोलो ऐसा ही अच्छा रहेगा, लेकिन एग्जाम के दिन ये पढ़ना है आपको, बाकी तीनों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं। सेकंड नंबर, व्हाइल कंप्यूटिंग अर्थमेटिक मीन फ्रॉम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी एज्यूम दैट, हाँ अर्थमेटिक मीन निकालना है और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वी एज्यूम दैट पढ़ेंगे द क्लासेस आर ऑफ इक्वल लेंथ, the classes have equal frequency, all the values of class are equal to the mid value of that class, none of these। बोलो भैया क्या आंसर रहेगा? तो मुझे तो यहां सी ऑप्शन लगने लगा। क्या? all the values of the class are equal to mid value of that class, we assume, अरे हम क्या assume करते हैं? We assume that, हाँ, all the values of class equal to mid value of that class। आप टिक मार्क कर रहे पेंसिल से, छोटा टिक मार्क किया तो भी चलेगा भाई, हाँ मैं तो आपको दिखाई देने के लिए कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कुछ मिनटों में अपना काम होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? अरे भैया ये सीए वाले हैं, हम करेक्ट स्टेटमेंट मत पढ़ो, रॉन्ग कौन सा है? मीन इज रिजिडली डिफाइंड, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। मीन इज नॉट अफेक्टेड बाय सैंपलिंग फ्लक्चुएशन, अब बोलो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि मीन इज अफेक्टेड ऑन सैंपलिंग फ्लक्चुएशन, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग जा रहा है, इसलिए रॉन्ग पूछा तो ये आंसर होगा। मीन है सम मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, ये ट्रू है, और ऑल दीज रॉन्ग है क्या? नहीं, यानी ये भी नहीं। ऑल दीज रॉन्ग नहीं भैया, उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा मैं। तो आज का आंसर कौन सा हुआ? बोलो सी, मीन इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू सैंपलिंग फ्लक्चुएशन, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अरे भाई मीन ये नॉट निकाल दिया तो ट्रू हो जाएगा, हाँ नॉट निकालने पर ट्रू हो जाएगा, और हमको तो रॉन्ग पूछा है तो अपना काम हो गया। बी स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सब कुछ दोषी सर ने पढ़ाया है, अरे कितना लिखा के दिया है भाई। हाँ नंबर 4 में जा रहे हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इस बार ट्रू पूछा, यानी क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। यूजुअली मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अरे हाँ भाई ये तो ट्रू है, ये ट्रू है, इसलिए यही आंसर हो गया। लेकिन फिर भी मैं बाकी, हाँ टिक मार्क करने से पहले पढ़ना चाहिए था। यूजुअली मीडियन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये फॉल्स है। यूजुअली मोड इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये भी फॉल्स है। नॉर्मली ज्योमेट्रिक मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये भी फॉल्स है। ज्योमेट्रिक मीन ये बेस्ट नहीं है, अर्थमेटिक मीन बेस्ट है। अरे ज्योमेट्रिक मीन तो एक्यूरेट है, हाँ लेकिन बेस्ट नहीं उसको अभी तक बोला गया है, तो ये सारी चीजें फॉल्स है। तो अपना आंसर आज का यूजुअली मीन। हाँ अब देखो भाई, मैं जहां पर ट्रू लिख के रखता हूं वो स्टेटमेंट एग्जाम के दिन पढ़ना चाहिए। चलिए, फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? बोलो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अरे भाई मीन के लिए तो ऑल ऑब्जर्वेशन लगते हैं, तो ओपन एंड के लिए मीडियन, क्योंकि मीडियन डिपेंड्स ऑन 50% मिडल ऑब्जर्वेशन, एक्सट्रीम वैल्यू डज नॉट अफेक्ट ऑन मीडियन, ऐसा लिखा है ना हमने, तो मीडियन इज द बेस्ट मेजर। चलो करो उसको ब्लैक, मीडियन, मीडियन नंबर 5 आंसर इज मीडियन।
द प्रेजेंसी ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन डज नॉट अफेक्ट ऑन मीडियन। अरे भाई आज ही सुबह सुबह लिखा के दिया है, द प्रेजेंसी ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन डज नॉट अफेक्ट ऑन मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम हैं, इन केस ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीडियन। अब 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एनी ऑफ द 2 मिडल मोस्ट वैल्यू, नहीं भाई। द सिंपल एवरेज ऑफ दीज 2 मिडल वैल्यूज, हाँ बी लगने लगा है मुझे। द सिंपल एवरेज ऑफ दीज 2 मिडल वैल्यू, ये आंसर मेरा रहेगा। समझ में आया? जो आंसर है उसको राउंड बना दो भाई, क्योंकि एग्जाम में राउंड बनाना है, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। हाँ, द वेटेड एवरेज ऑफ दीज 2 मिडल वैल्यूज, नहीं बिल्कुल नहीं। मीडियन के लिए द सिंपल एवरेज ऑफ दीज 2 मिडल वैल्यू। नेक्स्ट 8 नंबर, द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अर्थमेटिक मीन। ज्यादातर हम अर्थमेटिक मीन का व्यवहार में यूज करते हैं। मीडियन और मोड को मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं होने से उनका ज़्यादा यूज नहीं होता। और ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ये अर्थमेटिक मीन के ही छोटे भाई है, तो बड़े भाई का ज़्यादा से यूज होता है। कहीं पर भी भेजना है तो हम बड़े को बोलते हैं अरे जाना, वो छोटा क्या जाएगा, ऐसा। हाँ, नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिकली डिफाइंड, नॉट यूनिकली डिफाइंड। हाँ, अब देखो, मीन, मीडियन, मोड, हाँ देखो मीन ये यूनिकली डिफाइंड है, एक ही आंसर आता है। मीडियन भी भाई सेंट्रल वाला का एवरेज लेते हैं या सेंटर का ऑब्जर्वेशन लेते हैं, एक ही आता है। लेकिन मोड ये यूनी मॉडल और बाय मॉडल और मल्टी मॉडल होता है, तो इसलिए नॉट यूनिकली डिफाइंड बोला, नॉट यूनिकली डिफाइंड, तो आंसर आएगा मोड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिकली डिफाइंड, तो मोड इज नॉट यूनिकली डिफाइंड बिकॉज इट इज यूनिमॉडल और बाय मॉडल और मल्टी मॉडल अल्सो, लिखा है भाई हमने। हाँ, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट। हाँ, कैलकुलेशन करने के लिए डिफिकल्ट कौन है? अरे भाई मीन तो समेशन x अपॉन n, मीडियन बीच वाला वैल्यू, मोड रिपीटेड वैल्यू, ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट लेना पड़ता है, डिफिकल्ट है भैया वो। तो डी ऑप्शन लॉक कर दो, डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। तो कौन रहेगा? ज्योमेट्रिक मीन। यह चारों में कौन डिफिकल्ट है? हाँ, नंबर 11, विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंसिडर्ड फॉर फाइंडिंग द एवरेज रेट्स, एवरेज रेट्स। तो यहां पर ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन चल सकता है, इसलिए बोथ बी एंड सी। तो मैं यहां लिखूंगा बोथ ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। पढ़ने के लिए बोथ ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऐसा पढ़ना चाहिए, बोथ बी एंड सी मत पढ़ो एग्जाम के लिए। हाँ, स्टडी करने के लिए वैसा लिखना पड़ेगा। नंबर 12 में हम जा रहे हैं भाई, बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं हम। फॉर मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, अरे भाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड। तो अपना इंपेरिकल रिलेशन ये दिखाई दे रहा मुझे पहले याद करने दो, मैं वहां देखूंगा तो कंफ्यूज हो जाऊंगा। मीन माइनस मोड, मीन माइनस मोड से जिसका स्टार्ट है वो लेना है मुझे, तो मीन माइनस मोड वाला पहला ही है। हाँ, आगे पढ़ता हूं, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। अरे भाई है, तो ए ऑप्शन मुझे लॉक करना चाहिए। मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन,
इसको ही मुझे पढ़ना चाहिए, बाकी सारे रॉन्ग है, पढ़ो भी मत। अरे इसको ही उल्टा सुल्टा करके लिख देते हैं यार वो। हाँ, वेटेड एवरेज, अरे भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेटेड एवरेज आर कंसिडर्ड व्हेन द डाटा आर नॉट क्लासिफाइड, बिल्कुल नहीं। द डाटा पुट इन द फॉर्म ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी नहीं। ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, ये रहा आज का आंसर। लिखा है हमने, देखो, वेटेड एवरेज आर कंसिडर्ड व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, ह्यूरिस्टिकल। हाँ, चलाऊ भाई, 20 तक पहुंचाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अरे भाई ये लिखना थोड़ी ना है आपको, आपको भी टेक्स्ट बुक पर मार्किंग करना है, खुद का रिवीजन करना है कि 3 घंटे में हमने क्या पढ़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट होल्ड फॉर सेट ऑफ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन, यानी डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है, पॉजिटिव है। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ऐसा है। डिस्टिंक्ट बोला है इसलिए इक्वल टू चलेगा नहीं। बी वाला तो रॉन्ग है भाई, हाँ सी वाला चलेगा, सी वाला। डिफरेंट ऑब्जर्वेशन, डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट ऑब्जर्वेशन बोला है, इसके लिए ये है। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन, ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन, हार्मोनिक मीन। डिस्टिंक्ट अगर निकाल दिया तो फिर ए ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट होल्ड फॉर सेट ऑफ पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन, तो फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा, लेकिन डिस्टिंक्ट बोलने से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन रहेगा। अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा भाई, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर हार्मोनिक मीन है। हाँ, हो गया, सी ऑप्शन लॉक कर दिया। 15 नंबर बोलिए भाई। व्हेन फर्म रजिस्टर बोथ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, प्रॉफिट और लॉस हमको एक्यूरेट निकालना चाहिए भाई, और एक्यूरेट निकालने के लिए कौन सा मीन, ज्योमेट्रिक मीन प्रीफर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन नॉट बी कंसिडर, कैन नॉट बी कंसिडर बोला है भैया, बोलो। तो ज्योमेट्रिक मीन कैन नॉट बी कंसिडर्ड, कौन सा लेंगे हम, कैन नॉट बी कंसिडर्ड ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि मीडियन निकालना है तो सेंटर वाला मोड, अर्थमेटिक मीन। अ फर्म रजिस्टर्स बोथ प्रॉफिट एंड लॉस, तो मीन निकालना है मुझे, तो ज्योमेट्रिक मीन कैन नॉट बी कंसिडर्ड। हाँ, 15 का आंसर सही दिया है। 16 नंबर, चलिए। क्वार्टाइल्स आर द वैल्यूज, अभी अभी पढ़ा भाई। डिवाइडिंग अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। एक बार मुझे बोल दो, क्वार्टाइल से कितने पार्ट बनते हैं, 4, और 2 इक्वल पार्ट्स कब आएगा आंसर, मीडियन। 10 इक्वल पार्ट्स डिसाइल्स, और 100 इक्वल पार्ट्स परसेंटाइल्स। तो यहां का आंसर बन गया क्वार्टाइल्स के हिसाब से 4 इक्वल पार्ट्स। क्वार्टाइल्स कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली यूजिंग, बोलिए, हिस्टोग्राम, नहीं भैया, हिस्टोग्राम से तो मोड आता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं चलेगा। ओग्यू और पाई चार्ट, तो ओग्यू लेना चाहिए। क्वार्टाइल्स कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली यूजिंग ओग्यू, ओग्यू लेना चाहिए। चलो, ओग्यू को मैं करता हूं, और यहां स्मॉल आपको ओग्यू का ग्राफ बताता हूं। तो चलिए सब लोग मेरे साथ हैं। ये है ओग्यू का ग्राफ,
यहां से इस तरह से आएगा और ये क्वार्टाइल, हाँ ये ओग्यू, ओग्यू के सहारे से क्या बनता है, क्वार्टाइल्स। और बोलो क्या क्या, ओग्यू का सहारा लेके हम क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स और मीडियन बता सकते हैं। क्वार्टाइल्स कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली यूजिंग ओग्यू। हाँ, क्वार्टाइल्स के बदले में और कौन कौन, मीडियन, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स, also determined graphically using ओग्यू, और ये है ओग्यू वाला पॉइंट, ओग्यू का ग्राफ। भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपके लिए लिखाई है, मीडियन, डिसाइल, परसेंटाइल्स also determined graphically using ओग्यू। हो गया नंबर 18। 20 तो क्वेश्चन है यारो, 2 कर लेते हैं फिर ब्रेक लेते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स पोजेसेस मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। अरे भाई मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज किसको है, मीन को है, और अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सारे मीन के बच्चे हैं। तो पापा की प्रॉपर्टी किसको जाएगी, ऑल, अरे वारस, हाँ तो ऑल द अबव ये आंसर रहा अभी, ऑल ऑफ दीज, यानी क्या, मीन यानी ऑल ऑफ दीज, मीन के तीनों वारस है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। 19 नंबर में चले जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स सेटिस्फाई लिनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, मीन, मीडियन, मोड, ऑल ऑफ दीज, ऐसा आंसर में लिखा है। आपको क्या लग रहा है, बोलो फिर से भैया, ऑल ऑफ दीज, आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। और 20 नंबर आज का आखिरी है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज बेस्ड ऑन ओनली 50% ऑफ द सेंट्रल वैल्यू। अरे भाई मीन के लिए ऑल ऑब्जर्वेशन लगते हैं, मोड के लिए रिपीट होने वाला ऑब्जर्वेशन लगता है, लेकिन मीडियन के लिए मिडल 50% ऑब्जर्वेशन आ गए फिर भी काम चल जाता है, इसलिए आंसर आएगा मीडियन। और आज ही स्टार्टिंग में लिखा के दिया ये तो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज बेस्ड ऑन ओनली 50%, ओनली 50% भैया। तो बीच वाले 50%, स्टार्टिंग के 25% छोड़ दो, आखिरी वाले 25% छोड़ दो, बीच वाले 50% के सहारे से मीडियन का आंसर आ जाता है। इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज सेट ए कंप्लीट किया। अब इंटरवल लेते हैं, इंटरवल के बाद सेट बी हम कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए इंटरवल।
हेलो। हाँ तो भैया हम अब सेट बी पेज नंबर 15.26 पर है और आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन लिखा है। बोलो, इफ देर आर 3 ऑब्जर्वेशंस 50, 15, 20, 25 है ना, देन द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज 0। हो गया भाई, आंसर खत्म। क्योंकि दोषी सर ने ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, क्या, समेशन x माइनस एक्स बार इक्वल टू 0। ये जो सेंटेंस है, देन सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज 0। लेकिन फिर भी अपने पास समय है तो हम इसको टैली करके देखेंगे। हाँ, सॉल्व करके देखेंगे भैया। ये तो ऑलवेज 0 होता ही है। लेकिन अभी अभी मैं आपसे चेक करवाऊंगा। क्या करेंगे अभी हम, तो देखिए, पहले तो x और बाद में x माइनस एक्स बार है ना। हाँ तो पहले x में क्या क्या है भाई, 15, 20 और 25। हाँ, पहले तो इसका मैं टेबल बना लेता हूं। टेबल बनाने के बाद में मेरा दिमाग चल रहा है अभी। हाँ, भैया यहां पर देखो, अभी आप भी लिख सकते हैं। आंसर तो खत्म कर दिया मैंने, लेकिन आपके लिए तसल्ली करवा देता हूं। चेक करेंगे हम इसको। हाँ, पहली स्टेप यहां से शुरू, इसका सम करेंगे, समेशन ऑफ एक्स। तो 25 और 15, 40, 20, 60, 60 ये रहा सम। सम निकाला 60। हाँ, अब एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। समेशन एक्स कितना है भाई, 60 अपॉन 3। हाँ, देखते हैं। पहली स्टेप, टेबल में भी नंबर 1 डाला है। समेशन एक्स है 60 अपॉन 3 ऑब्जर्वेशन 20। ये बन गया आपका एक्स बार। तो 20 को माइनस करेंगे तो 15 माइनस 20, 15 माइनस 20 माइनस 5, 20 माइनस 20, अरे भाई 0, 25 माइनस 20, 5, और देयरफॉर समेशन x माइनस एक्स बार इज 0। और ये रहा ऑप्शन ए, ऑलवेज 0। समेशन x माइनस एक्स बार इज ऑलवेज 0। नोट, समेशन x माइनस एक्स बार 0, समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार 0। देयरफॉर आंसर। हाँ, ये चीज मैंने ज़्यादा आपसे बताई, लेकिन इतनी प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। अरे भाई, पढ़ाते समय भी किया है, अभी भी करके देखा है, वो 0 ही आता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पहले लिखना है आपको। समेशन x माइनस एक्स बार 0 होता है।
वहीं पर आपको और नोट करना पड़ेगा, समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकाला तो वो मिनिमम वैल्यू होती है, और मीडियन लिया तो वो भी मिनिमम वैल्यू होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। व्हाट इज द मीडियन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब भैया पहले तो मीडियन निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। तो लिखूं, चलिए, फॉर मीडियन वी अरेंज असेंडिंग ऑर्डर। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे भाई, तो कैसा, 4, बाद में कौन है 5, और बोलिए 6, और बोलिए 8, 9, 11। सबसे पहले मैंने फॉर मीडियन वी अरेंज द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। अब भैया मीडियन मुझे निकालना है, तो सबसे पहले दो वैल्यू मुझे यहां मिडल मोस्ट दिखाई दे रही है। ये दोनों वैल्यू कैसी है, मिडल में है क्या, देखो तो जरा, दोनों वैल्यू की तरफ देखना है आपको, और ये दोनों वैल्यू मुझे यहां मिडल में दिखाई दे रही है ना। कॉमा कर देते हैं, हाँ, तो 4, 5, 6, 8, 9, 11 ये मिडल में है। तो अब मैं लिखूंगा देयरफॉर मीडियन इक्वल टू मीन ऑफ मिडल टू वैल्यूज, मीन ऑफ मिडल टू वैल्यूज, यानी कि 6 + 8/2, 14/2, आंसर बनेगा 7। तो मीडियन इज 7, और ऑप्शन बी लॉक कर दिया। देखा, मैंने ऑप्शन बी लॉक कर दिया, मीडियन इज 7 लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्टडी मटेरियल भी है और आप लिख रहे हो। व्हाट इज द मीडियन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ऐसा पूछा है। तो पहले तो मैंने फॉर द मीडियन वी अरेंज द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब भैया इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे छोटा पहले 4, बाद में लिखा 5। अरे वहां दिए हुए ऑब्जर्वेशन में से 6, 8, 9, 11। अब यहां पर दो ऑब्जर्वेशन सेंटर में है, तो मीडियन निकालते समय मीन ऑफ मिडल टू वैल्यूज। हाँ भाई, वहां घुमा फिरा के अर्थमेटिक मीन ऑफ n/2 एंड n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं, यहां कोई पेपर चेकिंग होने वाला नहीं है। तो सीधा आंखों को दिखाई दे रहा दो मिडल वैल्यू है, उनका मीन ले लो 7। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 3 हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, व्हाट इज द मॉडल वैल्यू। मॉडल यानी क्या पूछा, बोलो, मोड पूछा है, मोड फॉर द नंबर्स। हाँ, 5, 8, 6, 4, 10, 15, 18, 10। ऐसे समय में कौन ज्यादा टाइम रिपीट हुआ, ये देखने के लिए मैं तो कहूंगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो,
तो लिखते लिखते अपने दिमाग में आ जाएगा कौन कितनी बार रिपीट हुआ। तो हाँ, ऑब्जर्वेशंस एक्स कौन कौन है भैया, देखो पहले तो है 5, जिसको लिया अंडरलाइन करो। हाँ, बाद में है 6, 4, 5, 6, 7 है क्या, नहीं, 8 ले लिया भाई, 8, 9 नहीं है, 10 2 बार आ गया, 15 और 18 मैंने ऑब्जर्वेशन लिख दिए। फिर यहां मेरे दिमाग में आया, क्या आया भाई मेरे दिमाग में, कि 10 ये ऑब्जर्वेशन 2 टाइम्स रिपीट हो गए हैं, देयरफॉर मोड, बोलो मोड क्या, here 10 repeated maximum number of times, that is 2 times, hence mode is 10, ऐसा लिखना है मुझे। चलो फिर मैं वैसे ही लिख देता हूं, here repeated लिखो यारो, here observation 10 repeated maximum number of times, that is 2 times, therefore mode equal to 10। अरे भाई बहुत बच्चे हैं कि 2 लिख के आते हैं घर पर, मोड इक्वल टू 10, तो ऑप्शन बी मैंने लॉक कर दिया, आप लिख रहे हो। थर्ड क्वेश्चन, सबसे पहले मैंने क्या किया, बोलो बोलो, सारे ऑब्जर्वेशंस लिखे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना मैंने पसंद किया। मोड के लिए वैसी जरूरत नहीं है, लेकिन वो लिखने से दिमाग चला कि 10 ये 2 टाइम्स रिपीट हो गया है। 10 कितनी बार रिपीट हो गया है, 2 टाइम्स। ये दिमाग में आने से मैंने ऑब्जर्वेशन देखा, हियर ऑब्जर्वेशन 10 रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, देयरफॉर मोड इक्वल टू 10। जो ज्यादा बार रिपीट हो गया वही आंसर आ गया भाई, तो ऑप्शन बी लॉक कर दिया जाए। हो गया, चला दूं आगे। हाँ, आप सब लोग मेरे साथ में ही तो हो। नंबर 4, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन फॉर द नंबर्स। अरे भैया आपको अभी क्या पूछा है, ज्योमेट्रिक मीन, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन फॉर द नंबर्स 8, 24, 40, 3 नंबर्स है, और वहां पर ए ऑप्शन है, बी है, सी ऑप्शन मैं लिखा रहा हूं, प्रिंटिंग रह गया है। तो चलिए, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 8 इंटू क्यूब रूट 15, और डी ऑप्शन है 10। ये बी वाला ऑप्शन है, ये ए वाला ऑप्शन है। चलिए, आपके सामने सारे ऑप्शन रख दिए भैया। हाँ, तो क्या होगा, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन फॉर द नंबर्स, ऋषभ 8, हाँ आ गया, जाने दो, क्यूब रूट 15, वागोवा भाग गया। क्या करना पड़ेगा भैया, ये ऑप्शन 2 प्रिंट रह गया था, वो लिखा दिया। अब सोचो, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो मैं शुरू होता हूं, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, nth रूट x1 x2 x3 डैश xn, ये फॉर्मूला है भैया अपना। इन सारी चीजों का क्या लेना है मुझे, प्रोडक्ट लेना है, और उसका nth रूट। अब देखो यहां क्या होने जा रहा है, हाँ
हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, बोलो 8, 24 और 40, 3 नंबर्स है, तो मुझे क्यूब रूट पसंद है। 8 इंटू 24 इंटू 40, भैया ये नंबर्स में कोई एपी जीपी ऐसा संबंध नहीं है, तो इसलिए मुझे तोड़ फोड़ करना होगा। हाँ, अब देखते हैं क्या होता है। 8 बाद में क्या है 8, ये 8 इंटू 3 हो जाता है और ये 8 इंटू 5 हो जाता है। कोई अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं, समझ में आ जाता है भाई। 24 के लिए 8 इंटू 3 लिखा, 40 के लिए 8 इंटू 5 लिखा। अब क्यूब रूट 8 क्यूब इंटू जो बच गया वो 3 इंटू 5 15 है ना। अब मुझे कहो क्यूब रूट 8 क्यूब इंटू क्यूब रूट 15। अब ये 8 तो आ गया बाहर, लेकिन क्यूब रूट 15 बीच में रह गया है, तो इसलिए आंसर रहेगा सी, ऑप्शन सी लॉक कर दो। ऑप्शन सी आंसर है ना। लिखो भाई, जरा शांति से लिखो। अभी ज्योमेट्रिक मीन 8 इंटू 24 इंटू 40, हो गया 8 क्यूब रूट 15, ये रहा आंसर। आप बड़े शांति से लिख रहे हैं। व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर्स, लिखना शुरू है। ऋषभ, हाँ हो गया हो गया, बीच बीच में आके भाग जाता है आपको आवाज देती हो। 8 क्यूब रूट 15 बीच बीच में आ रहा हूं। 8 इंटू क्यूब रूट 15 लिखो भाई, शांति से लिखो। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है nth रूट प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि n ऑब्जर्वेशन। तो 8 इंटू 24 इंटू 40, 8 को ऐसा ही रखा, 24 के बदले में मैंने 8 इंटू 3 लिखा, 40 के बदले में 8 इंटू 5 लिखा, तो 8 3 टाइम्स रिपीट, 8 क्यूब इंटू बचे हुए 3 इंटू 5 को कर दिया 15। बेचारा 15 बीच में ही रह गया, 8 तो बाहर आ चुका है। समझ में आई बात? चलिए आगे। ऑप्शन सी लॉक हो गया। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट आया है भाई, द हार्मोनिक मीन। अरे भाई देखो, एक्सरसाइज में हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन पूछ लिया है। द हार्मोनिक मीन फॉर द नंबर्स 2, 3, 5 इज, और ऑप्शन ए लिखा है, बी लिखा है, सी भी लिख दिया है, लेकिन डी ऑप्शन में लिखा है क्यूब रूट 30। हाँ, अब देखते हैं वही आंसर हो जाता है क्या, शायद। भैया हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है? हार्मोनिक मीन इक्वल टू n अपॉन समेशन 1 अपॉन x। तो चलिए हम लेते हैं हार्मोनिक मीन n अपॉन 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x। 3 ऑब्जर्वेशन है तो 3 बार मैंने लिख दिया, यानी कि n अपॉन समेशन 1 अपॉन x है ना। ये 1, 2, 3। तो अब वैल्यू रखेंगे। हाँ भैया, वैल्यू तो रखना होगा ना। 3 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन कौन सी वैल्यू है? 2, 3 और 5। अब इसका मैं बनाऊंगा एलसीएम। बोलो क्या एलसीएम में आएगा? 30। चलिए 30 ले लिया, तो यहां 15 से मल्टीप्लाई होगा
10 और 6 से मल्टीप्लाई होगा, 15 प्लस 10 प्लस 6, अब आएगा 3 इंटू 30 अपॉन, ये 3 गया वहां ऊपर, अपॉन 31, तो 90 अपॉन 31, कैलकुलेटर आपके हाथ में है, 2.90 बना के देखो, 90 अपॉन 31, अरे 30 त्रिक नंबर होता है ना भैया, और एक ऊपर है इसलिए 3 से थोड़ा कम, 2.90 आंसर आ रहा है। आप कैलकुलेटर चला के देखो और लिखो हार्मोनिक मीन 2.90, ऑब्जर्वेशन सी लॉक कर दिया, आंसर इज सी। चलो लिखो जल्दी से, द हार्मोनिक मीन फॉर्मूला के साथ लिखा भैया, n अपॉन 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3, यानी कि n अपॉन समेशन 1 अपॉन x। एलसीएम लिया और आंसर आ गया 30, एलसीएम 5 इंटू 3 इंटू 2, 30 एलसीएम आ गया, तो 2 इंटू 15 30 बनता है, 3 इंटू 10 30 बनता है, 5 इंटू 6 30 बनता है, इसलिए 15 इंटू 1 15, 10 इंटू 1 10, 6 इंटू 1 6। इस तरह से 2.90 अभी आंसर मिल गया है। लिखो करेक्ट ऑप्शन सी, लॉक कर दूं? हाँ, 2.90। फिफ्थ नंबर, भैया ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो सीए का रिजल्ट तो बहुत अच्छा लगना चाहिए, लेकिन क्या होता है हम बिना तैयारी से एग्जाम को जाते, कुछ किए बिना हमको चाहिए, नहीं मिलेगा भाई, ये सीए एग्जाम है। यह कोरोना में भी ऑफलाइन ही एग्जाम होगा, भले अटेम्प्ट कैंसिल हो जाएगा लेकिन एग्जाम तो ऑफलाइन सामने ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा है, बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं हूं, हाँ आपको मैं दिखाई दे रहा हूं बराबर से। इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन फॉर द नंबर्स आर 6.50 एंड 6, अरे भाई अर्थमेटिक मीन भी मेरे सामने है, ज्योमेट्रिक मीन भी दिया है, देन द टू नंबर्स आर, इस बार क्वेश्चन उल्टा हो गया, नंबर्स देते और अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन पूछते, इस बार आंसर दे दिया और नंबर्स कौन है पूछा है। तो ऐसे समय में मुझे लग रहा है बाय चेकिंग से जाना अच्छा है, गो बाय चॉइस, बाय चेकिंग। भैया ऐसी बात नहीं, मैं सॉल्व भी कर सकता हूं लेकिन सॉल्व करने में समय बहुत लग जाएगा, लेट द टू नंबर्स आर ए एंड बी, फिर वो ऐसा, हाँ तो चलिए बाय चेकिंग, नहीं तो वैसा भी कर लेते हैं, अर्थमेटिक मीन। चलो a प्लस बी अपॉन 2 इज गिवन, बोलो 6.50, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू 13। साइड में ज्योमेट्रिक मीन, चलो आपने कहा कि सॉल्व चाहिए तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी इज गिवन 6, therefore AB इक्वल टू 36। भैया अब मुझे बाय चेकिंग से जाना होगा, ऐसे दो नंबर्स ऑप्शन में ढूंढो कि जिनका टोटल 13 एंड जिनका प्रोडक्ट 36 है। पहला ले लिया, देखो टोटल तो 13 आ रहा है लेकिन प्रोडक्ट 36 नहीं हो रहा है। बी ऑप्शन लिया, 9 4 13, 9 चौक 36, अरे भाई बी ऑप्शन हो गया, हाँ ऑप्शन बी
9 एंड 4, ये बन गया ए, ये बन गया बी। तो देखिए 9 प्लस 4 इक्वल टू 13, 9 इंटू 4 इक्वल टू 36, देयरफॉर ऑप्शन बी इज योर आंसर। लिखो, देखो भाई सॉल्व भी किया और लिखा के भी दिया है। लिखने के लिए समय बाय चेकिंग ऑप्शन अर्थमेटिक मीन a प्लस बी अपॉन 2, यानी कि a प्लस बी इज 13। ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी इक्वल टू 6, यानी कि ए बी इक्वल टू 36। और ऑप्शन बी में a 9 b 4 लेट कर लिया। स्टार्टिंग में लेट ए एंड बी आर नंबर, नहीं लिखा तो भी चलता है भैया, डायरेक्टली ले लिया तो समझ जाता है कि लेट किया है। चलो आगे। हाँ, आज लिस्ट पढ़ना ही है हमको, कल भी रह गया था भाई, क्योंकि मैं कुछ दिनों के बाद डेरिवेटिव पढ़ाने वाला हूं, तो तब तक आपकी लिस्ट याद होनी चाहिए। नंबर 7, हाँ 5 मिनट पहले ही पढ़ाना बंद करके हम लिस्ट पढ़ेंगे। हाँ, नंबर 7 में है, हम क्या कहा, इफ द अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स आर 5 एंड 3.2। देखो भैया अर्थमेटिक मीन, अरे अर्थमेटिक मीन कितना दिया है 5 एंड हार्मोनिक मीन 3.2 रिस्पेक्टिवली कहा था, ले लिया। देन ज्योमेट्रिक मीन विल बी, अब मुझे बोलो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू, नहीं तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन, है ना। अर्थमेटिक मीन है 5 इंटू 3.2, हाँ बोलो 5 इंटू 2 10, 15 16, यानी कि 16 हो गया भाई ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। देयरफॉर ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू 4 टेकिंग स्क्वायर रूट, है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो आंसर मिल गया डी, ऑप्शन डी लॉक कर दो। चलो मैंने तो लॉक कर दिया, आप भी कर लो। लिखो भैया जल्दी से। अर्थमेटिक मीन 5 दिया था, ज्योमेट्रिक मीन 3.2 कहा था, तो वी नो दैट, क्या लिखना चाहिए, वी नो दैट। अरे भैया मुझे अकेले को थोड़ी ना मालूम है ये फार्मूला, सारे स्टूडेंट ने भी स्टडी किया है, तो इसके लिए वी नो दैट, हाँ क्लासरूम में भी लिखना, एग्जाम में वी नो दैट सबको बता देना। ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन, 5 इंटू 3.2 यानी कि 16, 160, 1 डिजिट ले लिया मैंने स्क्वायर रूट। इस तरह से आंसर 7 का डी हो गया भाई। बस आज का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, नंबर 8, या लिस्ट पढ़ना है, लिस्ट ले लेते हैं भैया, हाँ क्योंकि लिस्ट रह जाता है फिर तो बाद में देखते हैं कल 8 से आगे वाले क्वेश्चन सब। तो चलिए लिखो जल्दी से, लिस्ट लेना है। हाँ, आप क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट ना करें, क्वेश्चन का नंबर सिर्फ डालो और आंसर लिखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कल से लेंगे। हम जा रहे फॉर्मूला पढ़ने के लिए। अरे भैया क्या हो गया,
हाँ, आ जाओ भाई, सभी ने अपना अपना फॉर्मूला लिस्ट सामने लेना है। मैंने तो ले लिया, मैं परफेक्ट काम कर रहा हूँ, मुझे इस अटेम्प्ट में पास होना है। अरे भाई जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, क्यों 6 महीना वेस्ट करूँ मैं। तो इसके लिए पूरा माइंड कंसंट्रेशन के साथ मेरा स्टडी चल रहा है। हाँ, डिफरेंशिएशन ओनली 4 मिनट्स। हाँ, स्लोप इक्वल टू ग्रेडियंट इक्वल टू dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0, डी बाई डी एक्स ऑफ x इक्वल टू 1, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू n इक्वल टू n x रेस टू n माइनस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ log x टू द बेस e इक्वल टू 1 अपॉन x, d by dx of log x to the base a equal to 1 upon x log a, d by dx of a raised to x equal to a raised to x log a, d by dx of e raised to x equal to e raised to x, d by dx of u into v equal to u d by dx of v plus v d by dx of u, d by dx of u upon v equal to v d by dx of u minus u d by dx of v upon v square। चलिए, इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। इंटीग्रेशन यानी टुगेदर करना, साथ लेना। चलो देखते हैं। इंटीग्रेशन dx इक्वल टू एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन x रेस टू n dx इक्वल टू एक्स रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx इक्वल टू log x प्लस सी, इंटीग्रेशन e रेस टू x dx इक्वल टू e रेस टू x प्लस सी, इंटीग्रेशन a रेस टू x dx इक्वल टू a रेस टू x अपॉन log a प्लस सी, इंटीग्रेशन e रेस टू x f ऑफ x प्लस f डैश x dx इक्वल टू e रेस टू x f ऑफ x प्लस सी, इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन f ऑफ x dx इक्वल टू log f ऑफ x प्लस सी, इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन रूट f ऑफ x dx इक्वल टू 2 रूट f ऑफ x प्लस सी, इंटीग्रेशन f डैश x dx इक्वल टू f ऑफ x प्लस सी, इंटीग्रेशन f ऑफ x रेस टू n इंटू f डैश x dx इक्वल टू f ऑफ x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस सी, इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस सी, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इक्वल टू x अपॉन 2 dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इक्वल टू x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस integration of integration v dx d by dx of u dx plus c। then now thank you, continue the next period। फिर मिलेंगे tomorrow सेंट्रल टेंडेंसी के लिए। चलो टेक केयर, बाय बाय।